अगर आपके पास कम से कम एक प्रतियोगी है तो आपके पास एक खेल है, और खेल के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सीमित खेल और दूसरे होते हैं अनंत खेल। सीमित खेल में खिलाड़ी पहले से जाने हुए होते हैं, नियम तय होते हैं और एक निर्धारित लक्ष्य होता है। जैसे फुटबॉल, हम सब खेल शुरू करने से पहले नियमों से सहमत होते हैं। हम सब मानते हैं कि जो भी निर्धारित समय के अंत में ज्यादा अंक बनाएगा वही जीत जाएगा, और फिर सब घर चले जाएंगे। सही है ना? इस खेल की शुरुआत होती है, बीच होता है और अंत होता है। अनंत खेल में कुछ खिलाड़ी जाने हुए होते हैं और कुछ अज्ञात खिलाड़ी। नियम बदलते रहते हैं और मकसद होता है कि खेल को लगातार जारी रखा जाए या जितना हो सके खेल में बने रहा जाए। जब हम एक सीमित खिलाड़ी को दूसरे सीमित खिलाड़ी के खिलाफ रखते हैं तो सिस्टम स्थिर रहता है, फुटबॉल स्थिर है। जब हम एक अनंत खिलाड़ी को दूसरे अनंत खिलाड़ी के खिलाफ रखते हैं तो सिस्टम भी स्थिर रहता है। कोल्ड वॉर भी इसलिए स्थिर था क्योंकि वहां कोई विजेता या हारने वाला नहीं हो सकता था, और जो होता है वो ये कि खिलाड़ी तब तक खेलते रहते हैं जब तक कोई संसाधनों की कमी या हिम्मत न हार कर खेल से बाहर न हो जाए। उनकी हिम्मत और संसाधन खत्म हो जाते हैं, खेल उनके साथ चलता रहता है या उनके बिना, खिलाड़ी बस खेल छोड़ देता है। सही है ना? असली समस्या तब आती है जब आप एक सीमित खिलाड़ी को अनंत खिलाड़ी के सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि एक जीतने के लिए खेल रहा होता है और दूसरा बस खेलते रहने के लिए, और वे पूरी तरह से अलग रणनीतिक फैसले लेते हैं, जिसके चलते अंत में सीमित खिलाड़ी फंस जाता है, अपनी हिम्मत और संसाधनों के बीच भटकता रहता है। बिजनेस, राजनीति, यहां तक कि शिक्षा में भी जीतने की कोशिश करता रहता है। अरे हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? हम सब जीतने और सबसे अच्छे बनने और नंबर 1 बनने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो बिजनेस में जीतने जैसी कोई चीज नहीं होती, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी जीतने जैसा कुछ नहीं है, और पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब सिर्फ सीमित गेम में हो सकता है। जब हम ऐसे गेम में जीतने की कोशिश करते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, जहां कोई तयशुदा मकसद या मापदंड या टाइमलाइन नहीं होती, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? फ्रेम्स, ओहम, कुछ ऐसे नतीजे होते हैं जो हमेशा एक जैसे और उम्मीद के मुताबिक होते हैं। भरोसे में गिरावट, साथ मिलकर काम करने में कमी और नवाचार का कम होना। लेकिन अगर हम बहुत सारी कंपनियों की भाषा सुने तो पता चलता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस खेल में है। वो हमेशा सबसे अच्छा बनने की बात करते हैं, नंबर 1 बनने की बात करते हैं, अपने मुकाबले को हराने की बात करते हैं। लेकिन असल समस्या यह है कि ऐसा कोई खेल ही नहीं है। जो असली खिलाड़ी होता है वो समझता है कि कभी कभी आपका प्रतियोगी बेहतर होता है, कभी कभी आपका प्रोडक्ट बेहतर होता है, कभी आप आगे होते हैं, कभी पीछे। लेकिन ऐसा कोई सबसे अच्छा या पहला होना या अपने प्रतियोगियों को हराना नहीं होता, बस आगे होना या पीछे रह जाना होता है। असली बात यह है कि अनंत खेल में आप असल में सिर्फ खुद से ही मुकाबला कर रहे होते हैं। हर दिन का मकसद ये होता है कि हम अपनी संस्था को इस साल पिछले साल से बेहतर कैसे बनाएं, अपनी संस्कृति की गुणवत्ता को कैसे सुधारें, हम उस सेवा की क्वालिटी कैसे बेहतर करें जिसकी हम दावा करते हैं कि हम दे रहे हैं, हम खुद को कैसे सुधारें। यही अनंत खेल खेलने का असली मकसद है, क्योंकि आखिर में हमारे मापदंड दूसरों से अलग होते हैं और जरूरी नहीं कि हम एक ही मंजिल की तरफ खेल रहे हों। तो सवाल यह है, अनंत खेल कैसे खेला जाता है? यह एक चेकलिस्ट की तरह है। सच में आपको सब पॉइंट्स पूरी तरह से टिक करने होते हैं, और अगर आप सब टिक नहीं करते तो आखिर में आपकी गिरावट तय है। फिनाइट गेम में वापस आओ। सबसे पहले तुम्हारे पास एक सही मकसद होना चाहिए। सही मकसद क्या होता है? तो मैं तुमसे एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूं, तुम्हारा संगठन क्यों मौजूद है? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। साफ है, बहुत सारी प्रतियोगिता है। साफ है, लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं। यहां तक कि जिस चीज में तुम माहिर हो उन कामों को ठीक से करने वाले और भी हैं। कुछ क्षेत्रों में तो वो तुमसे बेहतर भी हो सकते हैं। तो तुम क्यों मौजूद हो? अच्छे संगठन अपने सही मकसद को समझते हैं। ऐसा मकसद जो इतना सही हो कि लोग उस मकसद की तरक्की देखने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार रहो। बलिदान कई तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है ज्यादा देर तक काम करना, अपने सबसे बढ़िया आइडियाज देना, एक बेहतर नौकरी छोड़ना जो ज्यादा पैसे देती हो, बस इसलिए क्योंकि मुझे उस काम पर यकीन है जो तुम कर रहे हो और मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। और एक सही मकसद क्या होता है? वो होता है भविष्य की एक वो तस्वीर जो अभी मौजूद नहीं है, और तुम अपनी सारी ताकत उस दुनिया की तस्वीर को आगे बढ़ाने में लगा दोगे जो तुमने बनाई है। और वो लोग जिन्हें तुम चाहते हो, जो वहां काम करते हैं, जो वहां पढ़ाते हैं और जो वहां सीखने आते हैं,
सभी को अपनी भविष्य की दृष्टि पर यकीन होना चाहिए, इतना कि वे बेहतर ऑफर को भी ठुकरा दें, क्योंकि वे उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो इस दुनिया को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। और आपकी जो भी संगठन है जिनका आप संचालन करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अलग अलग या मिलती जुलती दुनिया की दृष्टि हो सकती है, लेकिन आपको अपनी सही वजह और अपने मकसद के बारे में साफ होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, वरना मुझे तुम्हें सिर्फ सतही चीजों के आधार पर ही परखना होगा। जैसे डेटिंग होती है ना, अगर कोई मुझे बताता है कि वो कौन है, उसके क्या आदर्श हैं, उसका चरित्र कैसा है, तो वही लोग हैं जिनके साथ हम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं कि वो कौन है, उनके क्या मकसद हैं, क्या विश्वास हैं, क्या कीमतें हैं, तो हमारे पास उन्हें परखने के लिए बस यही बचता है कि वो कितना पैसा कमाते हैं और कैसे हैं। देखो, हम तो सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर ही फैसला कर रहे हैं, है ना? असली जरूरी बातें जो तुम्हारे सही मकसद को आगे बढ़ाएंगी, और उससे भी ज्यादा जरूरी वो बातें जो इंसानियत को आगे ले जाएंगी। जो लोग सिर्फ सैलरी देखकर फैसले करते हैं, वो आखिर में खुश नहीं रहते, उनके रिश्ते टूट जाते हैं और वो अक्सर गलत काम करने लगते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है। हम लोगों को ये क्यों नहीं सिखा रहे? तुम्हें ये सिखाना चाहिए। मैं जोर देकर कहता हूं कि ऐसी चीजें शामिल करो जैसे टकराव से निपटना, असरदार टकराव, संचार कौशल। आप किस बात के लिए खड़े हैं और क्या आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं? दूसरा, साहसी नेतृत्व। साहसी नेता वो होते हैं जो अल्पकालिक फायदे की बलि देकर दीर्घकालिक लाभ के लिए तैयार रहते हैं। साहसी नेता वो होते हैं जो गंदे स्रोत से आने वाले पैसे को मना करने में हिचकते नहीं और सही काम करने के लिए चाहे अल्पकाल में तंगहाली हो, हाँ कहते हैं। एक सही मकसद होना जरूरी है। अगर हम सच में उस सही मकसद का पालन नहीं करते, अगर हम सच में सही मकसद की नजर से फैसले नहीं लेते, तो ये सिर्फ दिखावा है। असली नेतृत्व वो होता है जो दिल से उस मकसद पर यकीन रखता हो और फैसले ऐसे करता हो जो उस मकसद को आगे बढ़ाएं। ऐसे लोग अपनी खुद की इच्छाओं को छोड़कर भी अपनी टीम का ख्याल रखते हैं। वो कभी अपनी खुद की फायदों के लिए अपनी टीम को नहीं खोते। यही असली नेतृत्व कहलाता है। यही असली नेतृत्व है। पद और नेतृत्व को मत उलझाओ। पद का नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं होता। नेतृत्व मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करना, जिससे ऐसा माहौल बनाया जाए जहां लोग अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। किसी संगठन में सबसे वरिष्ठ लोग नतीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वे बस सही नहीं होते। जैसे अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर से पूछो, आपकी प्राथमिकता क्या है? वो कहेंगे, मेरे मरीज। सच में आप डॉक्टर नहीं हैं, और अगर हैं भी तो मैंने पिछले 20 सालों में किसी मरीज से बात नहीं की। गलत। अस्पताल में बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टाफ, डॉक्टर और नर्सों का ख्याल रखें, और जब उन्हें लगेगा कि उनका ध्यान रखा जा रहा है तो वो भी मरीजों का ध्यान रखेंगे। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो उस संगठन में काम करने वालों का ख्याल रखे, और अगर उन्हें लगे कि कोई उनका साथ दे रहा है तो वो अपनी सारी बचे हुई ऊर्जा और समय एक दूसरे की देखभाल में लगा देंगे। अगर उन्हें लगे कि उनकी मदद नहीं हो रही है, अगर कोई महसूस करे कि उसकी सुरक्षा की जा रही है, कि कोई उसकी भलाई चाहता है, कि संगठन खुद ही उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहा है, तो वे वही करेंगे जो उस संस्कृति में उनसे उम्मीद की जाती है, यानी वो खुद को आपसे बचाएंगे। और यही बात टीम पर भरोसे के अगले बिंदु से जुड़ती है। एक भरोसेमंद टीम ऐसा माहौल होती है जहां लोग बेझिझक कह सकें, मैंने गलती की है, मुझे लगता नहीं कि मैं उस काम के लिए तैयार हूं जो आप मुझसे कराना चाहते हैं, मुझे और ट्रेनिंग चाहिए, मुझे मदद चाहिए, घर पर संघर्ष हो रहा है और इसका असर मेरे काम पर पड़ रहा है, मैं डर रहा हूं, बिना किसी शर्मिंदगी, सजा या बदले के डर के। अगर आपकी कंपनी में भरोसेमंद टीमें नहीं हैं, तो आपके पास बस कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज काम पर आते हैं और झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं और दिखावा करते हैं। आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं। यह उनकी गलती नहीं है। आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग अपनी गलतियां साझा नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं यह उन्हें किसी शॉर्टलिस्ट में न डाल दे या उन्हें किसी परेशानी में न डाल दे। वे स्वीकार नहीं करेंगे। वे सोचते हैं कि वे उन नौकरियों के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बाहर किए जाने का डर होता है। इंसान सामाजिक प्राणी है और हम अपने माहौल के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, और आखिरकार माहौल बनाने की जिम्मेदारी नेतृत्व की होती है। माहौल सही बनाओ तो भरोसेमंद टीमें बनती हैं। माहौल गलत बनाओ तो लोग खुद को तुम्हारे खिलाफ बचाने लगते हैं। अगला हिस्सा है एक काबिल मुकाबला। अनंत खेल में असली मुकाबला सिर्फ खुद से होता है।
यह सच है। आपकी प्रतिस्पर्धा आपको आपकी कमजोरियां दिखाने में मदद करती है। अपने संगठन के दूसरों की तारीफ करें, उन्हें हराने के लिए नहीं, नंबर 1 बनने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई आपसे किसी चीज में बेहतर है तो इसका मतलब है कि आपको खुद और मेहनत करनी पड़ेगी। यह वैसा ही है जैसे दौड़ में भाग लेना। अगर आप नंबर 1 बनने के लिए प्रेरित हैं, अगर आप सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित हैं, अगर आप किसी बेवजह रैंकिंग में दिखने के लिए प्रेरित हैं, जो आपको किसी बात में दखल देना ऐसा है जैसे अगले धावक का पैर फिसलाना, तुम रेस तो जीत लोगे लेकिन फिर भी धीरे दौड़ने वाले हो। इस साल पीछे रह जाना बेहतर है और फिर मेहनत करते रहना, क्योंकि असली मकसद इस साल नंबर 1 बनना नहीं है। मकसद है एक ऐसी संस्था बनाना जो तुम सबसे भी ज्यादा समय तक टिकी रहे। यह मजबूत नींव बनाने की बात है। यह लंबी और छोटी दोनों अवधि को ध्यान में रखने की बात है। पैसा बस ईंधन है जो कार को चलाता है, हम उसका मालिक नहीं हैं। गाड़ियां इसलिए खरीदते हैं ताकि ज्यादा ईंधन मिल सके। हम गाड़ियां इसलिए रखते हैं ताकि कहीं जा सकें। एक संगठन में भी यही बात है। आपका संगठन किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए होता है, पैसा बस इसे चलाने के लिए होता है। अगर आप अपनी कब्र पत्थर के बारे में सोचें, है ना, उस पर हमारा जन्म और मृत्यु की तारीख होती है, लेकिन असल में मायने वो है जो हम इस बीच के वक्त में करते हैं। जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय में करते हैं वही हमारी जिंदगी को मतलब देता है। और अगर हम अपनी जिंदगी को एक सीमित सोच के साथ जीते हैं, जिसका मतलब है अधिक ताकत या पैसा इकट्ठा करना, सबको हराना, नंबर 1 बनना, सबसे अच्छा बनना, हम इनमें से कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाते। हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते, हम बस मर जाते हैं। जो लोग याद रखे जाते हैं, जैसा हम चाहते हैं याद रखा जाए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के इंसान थे, है ना। एक समर्पित मां, एक प्यार करने वाला पिता। हम दूसरों के लिए किस तरह के इंसान थे? एक सीमित सोच वाला खिलाड़ी जो सिर्फ जीतने के पीछे पागल रहता है। हाँ, जो पीछे छोड़ता है वो बस तात्कालिक यादें होती हैं, कुछ के लिए फायदा और बहुतों के लिए तकलीफ। क्या हम तुम्हारे कब्र के पत्थर पर यह लिखवाना चाहते हैं कि तुमने कितना पैसा इकट्ठा किया, सबसे बड़ा फंडरेजर, है ना? या फिर हम इस बात के लिए जाने जाना चाहते हैं कि तुमने उन लोगों की सेवा की जो तुम्हारे मकसद के लिए पूरी जान लगा दी। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।